नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। आज के 10 मिनट के शो में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और आज हम लोग 10 मिनट में करेंगे 10 बहुत बेहतरीन सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पिछली बार आपसे पूछा गया था वो आपका था आयनिक बॉन्ड से या आयनिक जो कंपाउंड है, आयंस अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग। पूछ रहा है कि किस फोर्स से होता है एक आयनिक यौगिकों में आयन परस्पर आकर्षण, किस बल के कारण होता है। तो वो विद्युत स्थैतिक होता है, चुंबकीय होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है या विद्युत बल होते हैं। इस बल को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर देखा जाए तो फोर्स के बारे में हम लोग बलों के बारे में बात कर ले तो बल बेसिकली 4 होते हैं जो फंडामेंटल होते हैं, जिसमें से अगर बात किया जाए तो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है और ग्रेविटेशन बोला जाता है। इनमें से जो सबसे ज्यादा बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे मजबूत जो फोर्स है वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो आपके दो एटम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बीच में जो बल लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। बोलते हैं ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि बाकी बलों या अगर हम ग्रेविटेशन से तुलना करें तो इसका 10 टू द पावर 39 गुना, मतलब कि 10 के आगे 39 जीरो लगा लो, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप इससे समझ सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो 1/137 स्ट्रेंथ होता है स्ट्रॉन्ग का। उसके बाद वीक होता है जो आपका 10 टू द पावर -6 का स्ट्रेंथ होता है और सबसे जो कमजोर होता है वो ग्रेविटेशन होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो रेंज जो इसकी होती है स्ट्रॉन्ग की और वीक की, ये रेंज बहुत कम होती है। इसलिए एटम के अंदर जो परमाणु है उनके अंदर तो बल बहुत ज्यादा होता है, इसी कारण से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जैसे ही रेंज से बाहर होते हैं उस फोर्स को फील नहीं किया जा सकता। तो सबसे ज्यादा जो होता है स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु स्थिर गति से चलती है जब किसका बोल रहा है, मान नगण्य होता है। अगर फोर्स नगण्य हो जाए, अगर बल क्या हो जाए, नगण्य हो जाए, तो माना जाता है कि जो भी पिंड है वो आपने क्या करेगी, एक समान वेग से करेगी। तो यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर यहां पे फोर्स हो जाएगा। फोर्स जो होता है आपका क्या होता है, F बराबर m में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जहां पे m क्या है, द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकंड इसमें यूनिट होता है। ये आपका जो वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। और रही बात प्रेशर की, तो प्रेशर कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। अगर हम लोग प्रेशर को डिफाइन करें तो प्रेशर मैकेनिक्स में भी डिफाइन होता है, प्रेशर फ्लूइड में भी डिफाइन होता है और प्रेशर आपके कहीं ना कहीं आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी प्रेशर का बहुत ज्यादा क्या किए यहां पे इसका प्रयोग किया और पास्कल लॉ, तो इस पे सब कुछ है ही है। तो एक एक करते हैं टाइप ऑफ प्रेशर में। अगर देखा जाए तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, अगर हम लोग क्या करें, जो जीरो प्रेशर से लेके जो प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेके और एकदम वैक्यूम से और एटीएम के बीच का जो प्रेशर होता है उसे एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। अगर किसी दो पॉइंट में इसके बीच में, किसी दो पॉइंट के बीच में बोलेंगे तो उसे रिलेटिव प्रेशर होता है, डिफरेंशियल प्रेशर बोला जाता है। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे जो होता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। और अगर उससे नीचे होता है तो हमारा क्या होता है, उसे वैक्यूम प्रेशर बोला जाता है, जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर भी बोला जाता है। एक बहुत ज्यादा प्रश्न प्रेशर पे आपका बनता है क्या, कि अगर एक कॉलम में पानी भरा हुआ है, इसमें छेद कर दिया जाए तो किसमें सबसे दूर तक जाएगा, ये इसके हाइट पे डिपेंड करता है। जिस छेद के ऊपर हाइट जिसका ज्यादा रहेगा उसकी दूरी ज्यादा रहेगी, तो यहां पे इस वाले से सबसे दूर तक पानी जाएगा। और रही बात पास्कल लॉ, तो पास्कल इसका यूनिट ही होता है प्रेशर का। जो पास्कल होता है उसे न्यूटन मीटर स्क्वायर में, किसमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर में हम लोग डिफाइन करते हैं। और जो बार होता है उसमें क्या होता है, 10 टू द पावर 5, मतलब आप बोल सकते हो कि एक पास्कल में जो होता है 10 टू द पावर 5 बार, या ऐसे बोल सकते हो इसको कन्वर्जन में जो पाउंड पर होता है वो 6895 होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101325 होता है। तो ये प्रेशर के बारे में संबंधित जानकारी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है, गति, विस्थापन, वेग या चाल। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अगर एक डेफिनेट डायरेक्शन है मतलब कि डायरेक्शन भी इसमें इंक्लूडेड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अगर डायरेक्शन नहीं होता तो स्पीड होता, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसका विस्थापन होता है, और मूवमेंट कोई भी बॉडी गति कर रही है। अगर हम लोग ग्राफ से समझे तो ये वीटी ग्राफ है, ये एसटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ अगर आपको स्ट्रेट मिले, इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्पीड आपकी क्या आ रही है, स्पीड आपकी यहां पे
वेलोसिटी अगर यहाँ पे बढ़ नहीं रही है तो ये कांस्टेंट स्पीड है, मतलब एक ही स्पीड से चल रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब उसमें त्वरण है। अगर वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे मिले इसका मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर इससे घट रहा है तो इसे नॉन यूनिफॉर्म का रिटार्डेशन बोलते हैं। अगर हम लोग एसटी ग्राफ की बात करें, डिस्टेंस टाइप ग्राफ की बात करें और ये सीधा हो, इसका मतलब ये गति क्या है, ये बॉडी मोशन ही नहीं कर रही है क्योंकि डिस्टेंस कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है इसका मतलब कि गति कर रही है, और अगर ग्राफ स्लोप स्ट्रेट है तो इसका मतलब वेलोसिटी यहां पे है और वेलोसिटी इसके स्लोप के बराबर होती है। अगर ये कुछ इस प्रकार से जाए इसका मतलब कि क्या है, त्वरण है यहां पे, और अगर इस प्रकार से इसका मतलब रिटार्डेशन है। तो ये ग्राफ से प्रश्न आपके पूछते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या उसकी गति की अवस्था का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, यही जड़त्व कहलाती है। ये एकदम रेजिस्टेंस की तरह होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, जैसे फ्रिक्शन है, वैसे ही जड़त्व होता है। वो क्या होता है, मोशन को अपोज करता है। अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहनी चाहिए पिंड, और अगर मोशन में है, गति में, तो गति में रहना चाहता है। और यही न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन के पहले नियम को ही लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। दूसरा जो नियम है F = m है, और तीसरा नियम जो है एक्शन रिएक्शन है, मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अंतिम प्रश्न जो है, सॉरी नेक्स्ट जो प्रश्न है इसे हम लोग देखते हैं कि इनमें से किस भौतिक विज्ञानी ने उत्प्लावन बल का अस्तित्व व्याख्या की। तो इन्होंने क्या किया, आर्किमिडीज ने दिया। ये कौन किया, जो उत्प्लावन बल है, जो बाइंड फोर्स है, आर्किमिडीज ने दिया। इन्होंने बोला कि किसी द्रव में या किसी लिक्विड में किसी पिंड को डुबोया जाएगा तो उसके द्वारा विस्थापित जो जल होगा उसका भार बाइंड फोर्स के बराबर होगा। और इन्होंने ही इलेक्ट्रोमीटर का ही कहीं ना कहीं डिस्कवरी किया था। पास्कल ने प्रेशर का दिया और कूलाम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दिया। आइजैक न्यूटन ने क्या किया, गति के नियम के बारे में बताया, और गति के बारे में इन्होंने अच्छे से बताया। ये फिगर आप लोग देख लीजिएगा। जब एक वस्तु बल की दिशा में 1 न्यूटन के बल में अंतर्गत 1 मीटर की दूरी चलती है, किया गया काम क्या है, जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है, F.ds होता है। यानी कि अगर F भी 1 है, ds भी 1 है तो 1 जूल का कार्य होगा। ये जनरली ds cos थीटा लिखा जाता है। अगर cos थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है तो कार्य 0 माना जाता है। और अगर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या माना जाता है, फिर माना जाता है कि सबसे ज्यादा वर्क हुआ। यहां पे हम उसी डायरेक्शन में, इसलिए 1 जूल का कार्य हम लोग यहां पे मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी से करते हैं कि यहां पे एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि m1 आपका दिया है, एक M1 दिया हुआ है जिसे क्या किया जा रहा है, त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। दूसरा M2 है, उसमें भी 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और उसको गति दी जा रही है, उसका एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोल रहा है कि अगर दोनों पिंडों को मिला दिया जाए तो त्वरण कितना होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको दोनों का अलग अलग निकाल लेना है। आपको पता होता है कि F बराबर m में है, आपका F दिया हुआ था कितना, 5, और M1 अगर आपको निकालना है तो 5/a कितना हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली जो आपका M2 हो जाएगा 5/20 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। इन दोनों को मिला लेंगे, अगर M1 + M2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। यानी आपसे पूछा था कि अगर F सेम दिया हो, अगर F सेम दिया हो और दोनों पिंड हो तो उसमें त्वरण कितना होगा। तो F बराबर m में होता है, a आपको निकालना है, F 5 ही है और ये 3/4 है, यानी कि क्या हो जाएगा 4/3, तो ये 20/3 हो जाएगा, यानी कि 6.66 ये आपका आ जाएगा। तो 6.67 आप इसका क्या लगा दोगे, उत्तर लगा दोगे। Q1 Q2 क्या दिया है, आवेश वाले दो कणों के एक दूसरे बल F लागू करने के लिए निश्चित दूरी पर रखा जाता है। यदि दूरी 1/5 तक कम कर दिया जाए, जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। अगर r को 1/5 किया जाएगा तो फिर F क्या हो जाएगा, ये 25 गुना बढ़ जाएगा, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, बल समीकरण में F किसके बराबर होता है। तो जो F होता है वो ma के बराबर होता है, न्यूटन का दूसरा नियम भी यही कहता है। और अंतिम प्रश्न अगर देख लिया जाए, 100 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड, मतलब कि जो dv है, डेल्टा v है वो कितना है, 17 - 5 है, और जो डेल्टा t दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 17.5। और ये कितना दिया हुआ है, डेल्टा t आपका जो दिया हुआ 17 - 5, ये 17 - 5 है, और 17 माइनस क्या है, 17 - 5 है, और ये क्या हो जाएगा, अगर यहां पे देखा जाए तो ये 6 है, ये क्या दिया है, 6 दिया है, यानी 12/6 यानी कि 2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपका 2 हो जाएगा, और आपका F पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, m × a हो जाएगा। m 100 दिया है, a 2 दिया है, यानी बल कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन का बल हो जाएगा। तो ये आपका जो 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं, बहुत बेहतरीन सेशन है। बाकी अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो तमाम कोर्स आप परीक्षा प्लस से ऐप से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में पसंद आए तो आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।